हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं जेई पेपर मैथ्स एडवांस 2 और देखते हैं कि इस बार जेई में खास कुछ क्या था और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेपर 2 और एडवांस का पैटर्न तो आप सबको मालूम होगा कि हमारे सिंगल चॉइस थे, मोर देन वन करेक्ट थे और उसके अलावा मैट्रिक्स मैच और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, देखते हैं कितना डिफिकल्ट था ये प्रॉब्लम हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन जो था वो इन्वर्स से रिलेटेड था। इन्वर्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सिंपली पूछी गई है tan साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 cos इनवर्स 2/√5 की वैल्यू। बहुत आसान है, दिखने में लग रहा है। आप लोग चाहो तो को ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले इसको हम लोग ले लेते हैं एंगल अल्फ़ा। अगर हम इसको एंगल अल्फ़ा ले लें और इस कंप्लीट को एंगल बीटा ले लें और एक तरह से मुझे निकालना है इसका टैन मुझे निकालना है। अब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि साइन इनवर्स T/5 जो है वो अल्फ़ा है और इसकी वैल्यू मैंने ली है बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने बीटा ली है। बीटा हमारे पास क्या है, डेट इज 2 cos इनवर्स 2/√5। तो हमें देखें पता क्या है। हमें पता है साइन अल्फा जिसकी वैल्यू है 3/5 और यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है कॉस ऑफ बीटा/2 जिसकी वैल्यू है 2/√5। अब अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे tan अल्फा और tan बीटा चाहिए। और ये बहुत आसानी से दिख रहा है हमें कि अगर साइन अल्फा और कॉस बीटा/2 पता है तो मैं tan अल्फा और tan बीटा तो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं tan अल्फा। आप बहुत सिंपली आसानी से निकाल सकते हो। ये हमारी वैल्यू आ जा रही है 3/4 और यहाँ पे अगर cos बीटा/2 पता है तो हम कैसे निकालेंगे tan। और इसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं tan बीटा/2। और tan बीटा/2 क्या होगा, tan बीटा/2 के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया सिंपल सा। ये मेरा है बीटा/2 और 2/√5 हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 है और ये √5 है। डेफिनेटली ये 1 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए tan बीटा और tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा/2 के टर्म्स में हो जाएगा 2 tan बीटा/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा/2। अब अगर ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे, की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाती है 4। आसान हो गया क्वेश्चन। सिंपली इसको एक्सपेंड कर देंगे और ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू। देखते हैं बच्चों की क्या आ रहा है। ये आ गया मेरा 3/4 और ये आ गया 4/3 और यहाँ भी 3/4 और 4/3 अगर मैं रखता हूँ, ये सिंपली हमें वैल्यू दे देगा आई थिंक 9 - 16 यानी कि -7 और यहाँ पे 2 आएगा और ये 12 यानी कि -7/12। देख पा रहे हैं, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत है। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है। तो चलो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। जो पहला पार्ट है ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला चल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। देख पा रहे हो पैराबोला, एरिया में भी पैराबोला पूछा है तो बहुत आसान होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैराबोला ये है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, आगे कहीं नहीं जा रहा है। ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। का पैराबोला ये है। इनइक्वालिटी का मतलब ये हो जाता है कि पैराबोला के अंदर वाला एरिया होगा या बाहर वाला एरिया होगा। तो बिना इक्वल टू इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन लेस देन साइन को आप देखे बगैर आप सिर्फ ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है हमारे पास। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एरिया जो है इस रीजन का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि तीनों इनइक्वालिटीज को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसका एरिया जो है वो अल्फा√2 है। तो हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं, सबसे पहले ट्रेसिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये हमारा पैराबोला, इसको अगर हम ट्रेस करेंगे 5² = 4x है पैराबोला।
ये पैराबोला हमारा यहाँ पे ट्रेस होने वाला है बहुत आसानी से, बहुत इजी है। ये हमने बार बार ट्रेस किया होगा जब हम डेफिनेटली एरिया के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये सेकंड वाला क्या है, ये भी एक पैराबोला है। ये भी आप देख पा रहे हैं पैराबोला, और इस पैराबोला का वर्टेक्स भी आप देख सकते हैं कहाँ पे है। आसानी से इसका वर्टेक्स अगर आप देखेंगे तो ये 6,0 पे है, और डेफिनेटली एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस टाइप का पैराबोला है। ये भी हमारा आसानी से ट्रेस हो। यहाँ पे दो कर्व्स हमने ट्रेस कर लिए, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब ये हमारे पास लाइन आ रही है। इस लाइन को ट्रेस करने से पहले हम थोड़े से पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, अगर आप यहाँ पे वाई स्क्वायर को 4x रखोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो x हमारे पास आ रहा है वो डेफिनेटली 2 आ रहा है। ये हमारा है x2, और y तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, x को 2 रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब आ रही है हमारी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन जो हमारे पास है, थर्ड कर्व डेट इज लाइन है, ये 3y प्लस रूट एक्स 8x इक्वल टू 5√8। भाई ये क्या हो गया, रूट रूट में ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा देते रहते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डराया जा सके, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जरा सा भी दम नहीं है। बहुत आसान है क्वेश्चन, ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को, इजी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्स को यहाँ पे 0 डालेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा, y को 0 डालेंगे तो x मिलेगा। तो y को 0 डालने पर x आ रहा है हमारा 5,0, तो एटलीस्ट डेफिनेटली इससे पास करेगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान दें कि अगर आप 2√8, ये भी देखना पड़ेगा कि लाइन इससे पास करेगी, y इंटरसेप्ट कहीं पे पॉजिटिव है। ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन होगी ये इसके ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी, या यहीं से जाएगी, बिकॉज ये एक्यूरेसी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। तो कैसे देखेंगे, 2 और √8, अगर आप x को 2 रखेंगे और y को √8 रखेंगे, यहाँ पे √8 रखेंगे और x को 2 रखेंगे, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है, यानी कि डेटा बहुत इजी किया गया है। वैसे जो √8 हमें गंदा दिख रहा था अभी, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो क्यों ऐसा दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो लाइन है वो डेफिनेटली यहीं से पास करेगी। और अब अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो ये मेरे पास लाइन, ठीक है। अब एरिया की बात करें, वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x। भाई लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, अगर वाई स्क्वायर एक्स 4x के बराबर है तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स जो पैराबोला पर लाई करते हैं वो सारे आते हैं। अगर आप यहाँ पे कहते हो लेस देन, यानी कि ये पार्ट होगा या ये पार्ट होगा। अब x को अगर 1,0 रखोगे तो डेफिनेटली 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस पैराबोला के अंदर वाला पार्ट होगा। तो इस पैराबोला के अंदर वाला पार्ट, यहाँ से भी आप देखोगे तो अंदर वाले पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि दोनों पैराबोलास के अंदर वाले पार्ट की बात हो रही है। और लाइन के भी दो साइड होते हैं, इस लाइन के दो साइड हो गए, एक हो गया जो जीरो को कंटेन करता है, एक जो जीरो को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो 0,0 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों कंडीशंस को ध्यान में अगर आप रखोगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी कि दोनों पैराबोलास के अंदर होने चाहिए पॉइंट्स, राइट। और इस लाइन के नीचे की साइड होनी चाहिए जहाँ पे 0 लाई कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये है वो रिक्वायर्ड एरिया। ये है वो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको निकालनी है। द रिक्वायर्ड एरिया जो मैंने यहाँ पे शेड की है, इस एरिया की बात कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है क्या कि एक्स और वाई जो होने चाहिए वो 0 से बड़े होने चाहिए। अब आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। ये पॉइंट मेरा हो गया बेटा 2,0, ये पैराबोला हो गया, पैराबोला ये वाला हो गया, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 तक आप y इज इक्वल टू एक्स। एक तो ये एरिया हो गया, के अलावा हम इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दे रहे हैं, ये ट्राइंगल की एरिया। अच्छा, ये जो बेस है ये 3 होगा, और ये जो हाइट है वो कितनी होगी, वो √8 होगी। आपको पता है राइट ट्राइंगल है, बेस है हमारे पास 3 और हाइट जो है वो √8। ये हो गई बेटा एरिया जो कि हमें क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है अल्फा रूट 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से अल्फा को जब निकालते हैं, हमारी वैल्यू आती है 17/3। तो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान था, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सीधा है, पैराबोलास दिए गए हैं, लाइन दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इतना आसानी वाले क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आए हुए हैं एडवांस में। ये आपके लिए जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 11th में भी है या जो 12th में है, के लिए ये बहुत ही हाईली मोटिवेटिंग होना चाहिए। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस भ्रम में ना रहें कि ये मैथ्स का जो पेपर है इस बार आसान आया तो हर बार ऐसा ही आएगा। ये झटके आपको देते रहते हैं। ठीक है, कई बार वो लेवल बार जो है वो बहुत ज़्यादा रेस कर दिया जाता है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा एहसास दिलाते हैं कि नहीं देखो, ये उतना टफ नहीं है, डेफिनेटली टफ नहीं है अगर हम चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें। कुछ टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे, पेपर 2 में खासकर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे जहाँ पे लेंथ जो थी वो ज़्यादा थी। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे बेटा। यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा है। पहले आप इस लैंग्वेज को पूरी तरह से पहले पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है। बात कर रहा है इस लिमिट की, और लिमिट की वैल्यू दी हुई है, एक कांस्टेंट के जो है वो यहाँ पे रह गया है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले अगर आप फॉर्म को चेक करो, बिकॉज लिमिट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्म देखते हैं। हम देखते हैं कि ये फॉर्म कौन सा है। अगर आप एक्स को जीरो टेंड करा रहे हो, डेफिनेटली ये भी जीरो होगा, ये वन होगा और ये जीरो होगा, और ये आ रहा है हमारा इन्फिनिटी। ये जो फॉर्म बन रहा है हमारा, ये बन रहा है बेटा वन रेस पर इन्फिनिटी। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। इसको आप कैसे करते हो, आपके पास ये लिमिट आ जाती है ई रेज टू द पावर एफ एक्स। ये हमारा एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हमारा हो गया ये, और क्या है, एफ एक्स माइनस वन, यही हमारी हमारा रिजल्ट है, इनटू जी एक्स। जी एक्स हमारा है ऊपर वाला, ठीक है। ये है जी एक्स, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए रेज पर सिक्स। यानी कि ये जो पावर में पूरा टर्म है वो सिक्स के बराबर है। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं, साइन साइन के एक्स। देखो ये जीरो को टेंड कर रहा है, अगर इसके नीचे यही सेम टर्म आ जाएगा ये डेफिनेटली वन हो जाएगा, बिकॉज एक्स किसको टेंड कर रहा है बच्चों, जीरो को टेंड कर रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये मैंने किया। अच्छा, एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, के को यहाँ पे ले आते हैं, और के ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, यहाँ पे रह जाएगा के। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास अगला टर्म है कॉस एक्स माइनस वन। ये तो हम कई बार देख चुके हैं, इसको साइन के टर्म में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर टू है, और यहाँ पे सिंगल, अगर हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना भी चाहें, वन बनाना भी चाहें, ऊपर जो है वो एक्स रह जाएगा जो इस जीरो बना देगा। ये वाला टर्म जो मिल के है उसकी लिमिट जीरो आ गई। अब एक्स अपॉन एक्स तो आ जाएगा वन हमारा। कुल मिला के हमारा आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है के और यहाँ पे आ रहा है वन, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है टू से। ये जो लिमिट मेरे पास आ रही है बेटा इतनी आ रही है, जो कि पावर सिक्स यानी कि सिक्स के बराबर है। और यहाँ से हम देख सकते हैं के की वैल्यू जो आएगी टू। लिमिट का सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ अलग नहीं है, अलग नहीं सोचना है, वन रेस पर इन्फिनिटी है। डराने वाला भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं, कई बार आईआईटी का क्वेश्चन होता है एडवांस का कि देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन करो तो बहुत आसान हो जाए। इसको देख के भी डर नहीं लग रहा है और करने में तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक तरह से ये लड्डू है, जिसने नहीं खाया वो पछताएगा, बिकॉज ये है बहुत आसानी वाला क्वेश्चन, आसान है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला प्रॉब्लम जो हमारा है यहाँ पे वो है बेटा आ, एक फंक्शन। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसके एफ एक्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चार ऑप्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इंटरवल में। अगेन दूसरा इंटरवल ये है, थर्ड इंटरवल ये है, चौथा इंटरवल ये है।
क्वेश्चन भी सीधा है, डायरेक्ट है। थोड़ा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो फंक्शन सिर्फ ज़ीरो पे ज़ीरो है, और यहाँ पे ज़ीरो हमारा कहीं भी आ नहीं रहा है। जितने भी इंटरवल्स दे दिए हैं ये हमारे लिए अभी कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। हमारे पास ये टर्म है और इसको हम लोग कर रहे हैं बेटा ज़ीरो के बराबर। हमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स ज़ीरो कहाँ बनेगा, किस किस इंटरवल में बनेगा, इनफाइनाइट, फाइनाइट, हर चीज़ ये बोली गई है। चलो करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ज़ीरो के इक्वेट किया है तो एक्स तो ज़ीरो है नहीं, इसको ज़ीरो बनने के लिए साइन को तो आपको इसको बनाना पड़ेगा एन पाई का मल्टीपल। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरा जो आ जा रहा है वो आ रहा है 1/n। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर आ जा रहा है 1/n, जहाँ पे n क्या है, n जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, पहला इंटरवल हमारा जो दिया हुआ है, पहला इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1/10⁻10, यानी कि x यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका स्क्वायर जाएगा 10⁻20 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि एक्स स्क्वायर जो कि है 1/n हो जाएगा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जाएगा बेटा ज़ीरो से लेकर यहाँ तक। अब ये सारे इंटीजर्स जो इसके बीच में फॉल करेंगे उन सारे इंटीजर्स पे ये ज़ीरो बनने वाला है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, इन सारे इंटीजर्स पे ये ज़ीरो बनने वाला है। इसके बीच में सोच के देखो कितने इंटीजर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे। ठीक है, फाइनाइटली मैनी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन बिल्कुल कतई सही नहीं। इसी तरह सेकंड वाला भी हम देख सकते हैं, सेकंड वाला भी हमारे पास है 1/π to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1/π to इन्फिनिटी देखते हैं तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/π² से लेकर ज़ीरो तक लाई करेगा। क्या, सॉरी, 1/π से इन्फिनिटी तक लाई करेगा अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, और एक्स स्क्वायर है 1/n के बराबर। ये हमारा आ गया, और n यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन में n की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो से लेकर पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर आप जानते हो 9 पॉइंट, डेफिनेटली 9.6 या 8 के बराबर होगा। तो इसके बीच में इंटीजर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, 1 to 9 सारे होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दिस हैज़ नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल, नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, लगभग 9 सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत ही हो जाता है। इसी तरह थर्ड वाला देख लें, मेहनत बहुत करा रहा है, दो ऑप्शन है, दोनों गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो चौथा तो हो गई। बट देख सकते हैं कई बार हो जाता है कि आईआईटी से भी गलती हो जाती है और कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। थर्ड वाले में देखें, ज़ीरो से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है, तो ज़ीरो से यहाँ तक अगर हम देखना चाहें तो कैसे हम देखेंगे इसको, लेट अस सी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे कि आ गए हम तीसरे ऑप्शन पे, यहाँ पे दिया है ज़ीरो से दिस। अभी हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर आ गया है मेरा 1/n के बराबर। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है, एक्स स्क्वायर जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, के स्क्वायर तक। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो कि हमारा है बेटा 1/n, तो यहाँ से फिर हो गया, ये जाएगा इस n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ। आप देख सकते हैं इसके बीच में भी सॉल्यूशन होंगे, वो कितने होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। और कितने होंगे, फाइनाइट तो नहीं होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट, बिकॉज ये जो इंटरवल जा रहा है एन का इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बन गए, इनफाइनाइट बन गए, तो ये भी सही नहीं है। चौथे पे आ जाते हैं, चौथा तो अब होने वाला है सही, ये 1/π² to पाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1/π² to 1/पाई। भाई एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स स्क्वायर लाई करेगा हमारा 1/π⁴ to पाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या था बेटा, 1/n था। यहाँ से हम देख सकते हैं
कि n जाएगा मेरा, अब इसके बीच में आप देखेंगे ये लगभग हमारा 9 पॉइंट समथिंग है, और ये पाई रेस पावर 4 मेरे ख्याल से 96 97 के आसपास आ जाता है अगर आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 25 से तो ज़्यादा सॉल्यूशन के, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन के। चौथा ऑप्शन था कि एफ एक्स हैज़ मोर देन 25 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, ये बिल्कुल ही सही होगा हमारा, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, राइट। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी तक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है तो हम कह सके कि यार वाकई में इस क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि तुम्हें बहुत कुछ अभी नहीं आता है, अभी तक ये बहुत आसानी से चीज़ें चल रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है। ये है अगला क्वेश्चन भाई, लिमिट आ गई, दोबारा से लिमिट आ गई, लिमिट के दूसरा क्वेश्चन, वो भी एक ही पेपर में। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। काफ़ी टॉपिक ऐसा हो जाता है, अक्सर छूट जाते हैं, बस कुछ टॉपिक इनके फेवरेट बन जाते हैं, तो इस बार लिमिट कुछ फेवरेट बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिमिट डिफाइंड है, लिमिट दिया हुआ है, लिमिट तो दिया हुआ है, कितना है, एक्स जीरो जीरो दिया हुआ है लिमिट, और एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये कंप्लीट साइन लॉग वाले टर्म्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन परेशान करने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये जीरो, ये जीरो को, ये इन्फिनिटी को। साइन के अंदर जो टर्म है वो इन्फिनिटी भी टेंड कर रही है और जीरो भी टेंड कर रही है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं इसको करेंगे कैसे। एक काम करता हूँ मैं, इस टर्म को यानी कि साइन, ये जीरो को टेंड कर रहा है, और अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है और इसके नीचे भी एक टर्म ले आए तो इसको हम उड़ा देते हैं, ये वन को टेंड करे। ठीक है, हमने एक एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको वापस दे देते हैं एक एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ हो गया वापस से, एक टर्म से हमें मिल गया है 12 के बाद वी हैव दीज रिमेनिंग टर्म्स, के हमारे पास बाकी के टर्म्स हैं कुछ। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करेंगे इन टर्म्स से, की बात हो गई है ख़त्म, ये बन गया 1। अच्छा, लॉग इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ये भी एक तरह से इनफाइनाइट ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप को इसके नीचे ले आते हैं, एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप देखिए मैंने एक एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे, वैसे अल्फ़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, इस टर्म को मैं गैप कर रहा हूँ, इस टर्म को गैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ये 1 प्लस एक्स है, रेज पर इन्फिनिटी है। मैंने क्या किया, इसके नीचे ये वाला टर्म इसके नीचे में ले आया, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर पावर मैंने बीटा लगा लिया है, तो लॉग एक्स रेज पर बीटा मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, डेफिनेटली यहाँ पे भी डिवाइड करूँगा। अच्छा, अब इसको आप देखेंगे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, लॉग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ मेरी जा रही है बेटा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वन को टेंड करेगी, ये वन को टेंड करेगी, यानी कि ये वाला टर्म मेरा गायब हो गया। ठीक है, और ऊपर ये रह गया है और नीचे हमारा कुछ ऐसा रह गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए हैं। अच्छा, अब जरा वापस से चलते हैं, क्या दे रहा है कि लिमिट हमें निकालनी नहीं है, लिमिट है जीरो, लिमिट जीरो है, और अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या क्या संभव है ये निकालनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके ऑप्शंस पे भी ध्यान देना शुरू। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू क्या होती है, साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है। साइन भाई
देखो उसकी औकात है, वो 1 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता, वो -1 से 1 देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, ये एक फाइनाइट वैल्यू है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। और अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 दे देगी, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फोकस इस पे करना है और इसको बनाना है 0, ठीक है। अभी थोड़े से टर्म्स कनेक्टेड नहीं है, ये लॉग में है, ये तुम्हारा एक्स के ऊपर पावर है, तो थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि ये 0 कब कब बनेगा। पहला ऑप्शन है मेरा -1 और 3। अगर एक अल्फा को आप -1 लीजिए, ठीक है, अल्फा को अगर आप -1 लेंगे, अच्छा एक बात तय है कि इसको इन यहाँ पे एक्स का बचे रहना बहुत जरूरी है, यानी कि इसको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर एक्स नीचे से ही गायब हो गया तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। हालांकि ये भी नीचे आ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं -1 और 3, क्योंकि इसकी कोई फिक्स फाइनाइट इंटरवल नहीं आएगा, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये 0 देगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है। तो -1 और 3 अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, -1 और 3 से ये बन जाएगा मेरा log x रेज टू द पावर -4, और यहाँ पे -1 और 3 करोगे तो ये बनेगा -3, और डेफिनेटली ये आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्ट क्या, अब हमें देखना है कि क्या ये 0 को टेंड कर रहा है। फॉर्म देखिए, ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है x अपॉन लॉग x रेज टू द पावर 4। x टेंड कर रही है इन्फिनिटी को, अगर आप एल हॉपिटल रूल लगाओगे, जरा देखें यहाँ पे आ जाएगा 3 और आएगा 1/x। ओ भाई, 12 से x ऊपर कूद के चला गया है लॉग के ऊपर, लेकिन पावर कम होती जा रही है, कम होगी बिकॉज दोबारा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये फिर 1 आएगा और ये फिर 12। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आएगा 1/x। ओके ओके, हमारे पास तो बन रहा है, तो बन रहा है, ठीक है। ये अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया, फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ बच्चों, एक लॉग अब भी जिंदा है, यहाँ पे नीचे आएगा x, ये ऊपर फिर आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और फाइनली ये आ जा रही है मेरी इनफाइनाइट। वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, इनफाइनाइट आ रही है, मतलब लिमिट। यहाँ पे x भाई न्यूमरेटर में रह जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट हमें दे रहा है। वापस देखते हैं, इसका मतलब ये जो होगा वो इनफाइनाइट देगा इनटू अ फाइनाइट, जो कि -1 to 1 है, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट जो होगी 0 होगी, इसलिए हम पहली वाली वैल्यू को नकार देते हैं, ये हमारे लिए सही ऑप्शन। इसी तरह से दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे, -1 और 1 को देखते हैं। -1 यहाँ पे डालोगे अल्फा और 1 डालोगे बीटा, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, ये -1 नीचे एक एक्स रह जाएगा। अब देखिए ये है -1 और ये है 1, लॉग एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी बेटा माइनस, और ये तो देखो ये तो सीधे तौर पे मेरा 1/इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि को टेंड करेगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन तो सही है। इसी तरह तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरे में क्या दिया हुआ है, 1 और -1। यहाँ पे अगर हम डालते हैं 1 और -1, ये भी ऑप्शन आप देखेंगे, ये भी इसको 0 को टेंड कराएगा, और फाइनली ये अगेन आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको इस तरह से चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके हमें पता चलता है वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, किस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मिला है हमें कुछ जिसमें दम है, थोड़ा सा वजन है, ठीक है, वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट। और हम एडवांस आईआईटी एडवांस से हमेशा से ये उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा हमें सरप्राइज करेगा, बिकॉज के पेपर को करने का अलग ही एक मज़ा है, मतलब एक ऐसा फील है कि आपको बताता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ है, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आपको सीखने को बहुत ज़्यादा नहीं। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, हाँ, कोऑर्डिनेट नो। ये आ गई है हमारी 3D, ठीक है, 3D का कुछ आ गया है चक्कर इसमें।
और यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 132 पैरेलल टू दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस दिस इज द प्लेन, इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है एक पॉइंट क्यू पे, ठीक है। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू, okay, another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L1 intersect the plane L2 at this point, ठीक है। फिर दूसरा प्लेन दिया है R then okay at the point R then which of the following is true, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज है बट मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, डुएबल क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक लाइन हमें बनानी है बेटा जो कि इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर, ठीक है। एक लाइन जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये हमारी आ गई लाइन ऐसी Z-2 अपॉन भाई पैरेलल लाइन तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका हमें इंटरसेक्टिंग कराना है किसके साथ, प्लेन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि क्यू पॉइंट सबसे पहले निकालना है। मतलब जो दिया है उसको आप करते जाइए, बाकी देखते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूँ लेमडा, जहाँ से आ जाएगा एक्स हमारा लेमडा प्लस वन जो रखेंगे लेमडा प्लस वन, और वाई आएगा 2 लेमडा प्लस 3, वाई को रखते हैं 2 लेमडा प्लस 3, ये आ गया। और जेड को यहाँ पे हम लोग रखते हैं बेटा लेमडा प्लस, ये कुछ हमारा लेमडा की वैल्यू दे देगा। यहाँ से मेरा जो लेमडा आ रहा है 6 लेमडा, ये आ गया 4 लेमडा, 5 लेमडा, और यहाँ से हमारे 6 के ओके, ये आ गया है हमारे पास 1 - 3 यानी कि -2, और 6 हमारा हो गया 4, ठीक है। तो डेफिनेटली 3 - 2 के 2 लेमडा, आई थिंक ये लेमडा आ रहा है हमारा 1, ठीक है। लेमडा आ गया 1, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट हमारे पास क्या आ जा रहा है, क्यू पॉइंट हमारा कुछ आ चुका है। क्यू पॉइंट हमारा क्या आ गया, क्यू पॉइंट आ जाएगा हमारा, लेमडा को अगर हम 1 पुट करते हैं तो एक्स आ जाएगा बेटा कितना 2 आ जाएगा, और वाई आ जाएगा हमारा 5, और जेड कितना आ जाएगा, जेड हमारा आ जाएगा 3। दिस इज आवर क्यू पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पहली वाली लाइन जो कि पास कर रही है 132 से इस प्लेन पे इंटरसेक्ट करती है। अब आगे पढ़ लीजिए, अनदर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्यू, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन जो कि क्यू से पास कर रही है, ठीक है। क्यू पॉइंट हमारा क्या था, क्यू पॉइंट हमारा था 253 हमारा क्यू पॉइंट है, ओके। और 253 डेफिनेटली यहाँ पे लाई करता है, ये हमारा क्यू है। अब दोबारा से चलते हैं पे, another straight line passing through and perpendicular to the plane L1, L1 प्लेन ये है, इसके नॉर्मल वेक्टर है 1 - 1 3, 1 - 1 3 इसका नॉर्मल है, यानी कि एक दूसरी हमारे पास आ रही है लाइन के जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। डेफिनेटली नॉर्मल जो है वो इसको डायरेक्शन देगा, और नॉर्मल के हमने डायरेक्शन रेशियोज अभी देखे थे, वो क्या थे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास थे 1 - 1 एंड 3, 1 - 1 एंड 3। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जा रही है हमारे पास कुछ, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। फिर देखते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, ये आगे ये कह रहा है बच्चे कि ये जो हमारी लाइन है वो दूसरा प्लेन है 2x - y + z - 4, 2x - y + z =-4 पे आर पॉइंट पे मिल रही है। चलो ये भी आराम से हो सकता है। ये लाइन 2x - y + z =-4 पे मिल रही है, ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया म्यू, यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा, μ+2, यहाँ पे रख दिया मैंने μ+2, y को मैंने रख दिया -μ+5,
और जेड को मैंने रख दिया है 3 म्यू टी विच इज -4। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ म्यू की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस। डेफिनेटली अगर म्यू -1 आ गया तो हमारा अब दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर हमारा आ जाएगा। तो आप -1 पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये भी पॉइंट हमारा आ जाएगा। -1 करने पर ये आ रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है डेफिनेटली 6, और -1 पे ये -3, और डेफिनेटली ये भी हमारा एक पॉइंट मुझे लग रहा है शायद 0 आएगा। ठीक है, आर अगर आ गया हमारे पास, आर पॉइंट आ गया तो अब क्या करेंगे। अब आप देखिए आपसे क्या क्या पूछा है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है, पी पॉइंट हमें दिया हुआ है, आर पॉइंट हमें मिल चुका है। देख सकते हैं, आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, यू वोंट गेट दिस एज करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर हमारा आ गया आई थिंक 6163 आ रहा है। तो आर हमने अभी निकाला था आई थिंक, यहाँ पे थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। दिस इज 3, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो ये 3 देगा मुझे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या मिस्टेक है। म्यू की वैल्यू -1 आई है, क्या हमने प्लेन प्लेन सही रखा है। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आई थिंक इज करेक्ट। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर तीनों निकल चुके हैं, पी क्यू आर तीनों निकल चुके हैं, उसका सेंट्रोइड निकालोगे, ये भी डेफिनेटली आपको करेक्ट ही ऑप्शन देगा। और थर्ड लास्ट वाला अगर आप चेक करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये कह रहा है यहाँ पे वो मुझे नहीं लगता है कि सही आएगा, वो गलत। ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो ये अगेन क्वेश्चन जो है वो 3D का है, प्लेन से रिलेटेड है। मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा में भी ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं कि जो थोड़ी-सी मुश्किल भरी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आसान है, सीधा-सीधा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इन क्वेश्चन पढ़ने का, तो हम आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर किससे है देखते हैं। ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से है, पैराबोला आ गया है। देख लो भाई, A1 B1 C1 be 3 points in the xy plane। ठीक, और suppose that the line A1 C1 and B1 C1 are the tangent to this parabola, और पॉइंट C1 आपका है -4,0। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट है सी, जो C1 जो पॉइंट दिया हुआ है वो -4,0 दिया हुआ है। डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये मेरा है A1, ये एक टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें, आसानी है, A1 B1 ही निकालना है, बिकॉज वो ओरिजिन है, आपको इसकी लेंथ पूछ लिया है, फिर A1 B1 की लेंथ आपको पूछ लिया है। दो टेंजेंट्स का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो डेफिनेटली A1 B1 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कुछ रिजल्ट्स आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, 8T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। ठीक है, ये आ गया मेरा एक पॉइंट, और ये हो गया बेटा 8T2 स्क्वायर कॉमा 2। सबसे पहले देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग आप ऐसे निकाल सकते हैं टेंजेंट निकाल के, Ty = x + 8T स्क्वायर, और यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग। बट अगर आपको रिजल्ट याद होगा, आपको पता होगा कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है A T1 T2, कभी कभी रिजल्ट थोड़े काम कर जाते हैं एडवांस में, मतलब थोड़ी स्पीड आपकी कम कर लेते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने की। ये जो आ रहा है -4 आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है 2, T1 T2 आ रहा है मेरा -4, और ये जो आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ए फिर 2 है, यहाँ से मेरे को T1 और T2 बहुत आसानी से मिलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस T1 - T2 के बराबर है, या T2 - T1 के बराबर है, यहाँ पे रखता हूँ मैं। तो T1 की वैल्यू प्लस माइनस हो गया। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस माइनस रूट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4, 4 रूट
और ये पॉइंट आ जाएगा बेटा 4 देखिए बहुत आसानी से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन O A1, ओ क्या था? ओरिजिन था। की लेंथ, की लेंथ क्या इसके बराबर है? आप देखेंगे ये इतना है और डेफिनेटली ये 0,0 है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट। 4√3 आ रहा है बिल्कुल, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके देख। सेकंड है A1 B1, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस, के बीच की डिस्टेंस तो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 8√3, ये तो गलत है। 3 ये गलत है। के बाद थर्ड थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग। ऑर्थो सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल बना लिया इसने A1 B1 C1। A1 B1 C1, देखिए A1 आ चुका है, B1 आ चुका है, C1 हमारा ये है। ठीक है, इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो मेरा ट्रायंगल बना है बच्चों, ये बना है एसोसिएट ट्रायंगल सिमेट्री से। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्थो सेंटर के लिए हमने यहाँ से डाली है परपेंडिकुलर, ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास करने वाली है, ये तो पक्का है। ठीक है, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस जो हो गई वो एक एल्टीट्यूड हो गई। दूसरा एल्टीट्यूड आप कोई भी निकाल लो, अगर आप ये वाला निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। इसका स्लोप तो हमें मिलता है, इसका दिस माइनस Y2 - 1 का स्लोप तो बेटा हमें पता है 1/√2। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता है, तो करके हम लोग अगर आ, इस से एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें, अच्छा ये स्लोप इसका है तो इसका कितना हो जाएगा? -√। पेंडिकुलर है, ये मेरा कुछ आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यस ये आ रही है आपका दूसरा एल्टीट्यूड तो भाई ओरिजिन से ही पास कर रहा है, राइट। दूसरा एल्टीट्यूड तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है, पहली तो जा ही रही थी, तो डेफिनेटली ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? पे होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहला भी। थर्ड, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज A1, 0, डेफिनेटली ये नहीं है। अगर तीसरा सही है तो चौथा तो अपने आप ही गलत हो जाता है भाई। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट मतलब एक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं बोलेंगे, डुएबल है, आसानी से किया जा सकता है। स्टैंडर्ड पैराबोला है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पैराबोला भी हमें नहीं। अगला क्वेश्चन, फंक्शन कैलकुलस। देखते हैं, कैलकुलस आ गया भाई, डरना नहीं है, पहले देख लो, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को। ये एक फंक्शन है सच दैट f(x + y) इज इक्वल टू f(x + f(y)। ठीक है, ठीक है। अरे भाई ये तो हमारा बहुत ही जाना पहचाना है एक्सप्रेशन। फंक्शन f(x) तो आपको मिल ही चुका है, गेस करो क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। जी एक दूसरा फंक्शन है जो कि जा रहा है R(0 to ∞) और g(x + y) इज इक्वल टू gx × ओहो, ये भी कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी अपना ही है भाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल अपना है, ये भी अपना आदमी है। पहला वाला फंक्शन जो हमारा है वो है बेटा kx, और दूसरा वाला फंक्शन जो है gx, वो क्या है? वो है बेटा एक्सपोनेंशियल। भाई दोनों फंक्शन हमें तो मिल गए, पता चल गया। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाएगी, -3/5 पे दिया हुआ है 12, -3/5 यहाँ पे मैं रखता हूँ, a -3/5 इंटू ए पे वैल्यू दिया है 12, ए यहाँ से आ गया मेरा कितना? ये आ गया बच्चे -20, तो फंक्शन f(x) आपका आ गया -20x। ठीक, ठीक है। के अलावा के लिए हमें दिया हुआ है क्या? हमें दिया हुआ है g(-1/3)। बेटा g(-1/3) दिया हुआ है मेरे पास 2, यहाँ से ए भी हमारा क्यूब कर लीजिए दोनों तरफ, करोगे ये आ जाएगा 8, उसका रेसिप्रोकल 1/8, यानी कि gx आ गया मेरा 8 बस खत्म है क्वेश्चन। मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। बिल्कुल नहीं है, शक्ल तो बिल्कुल इसकी नहीं लग रही है एडवांस में आने लायक।
बड़े घुस आया है, क्या करोगे? लोग ऐसे आ जाते हैं। तो एफ ऑफ 1/4 डेफिनेटली निकाल सकते हो। यहाँ पे एफ को आप डालेंगे, मतलब एफ ऑफ 1/4, ऑफ 1/4 आपका हो जाएगा -20/4, और जी ऑफ -2, यहाँ पे -2 डालोगे तो ये हो गया बेटा 6 और -8, -8 तो क्या हो गया, 6 और -8 -5, 13 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ रहा है भाई 51। है, ये हमारा बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, ये भी खाने वाला है बिल्कुल पूरी तरह से, दिक्कत नहीं है, आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी तक मुझे लग रहा है एक आध को छोड़ गए, पर्टिकुलरली द लिमिट वाला है, थोड़ा सा दम था उसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ओके ओके ओके, प्रोबेबिलिटी काफ़ी लोगों का फेवरेट है, बट काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी है। देखते हैं। अ बैग कंटेन्स एन बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर वाइट, जिसमें कि 3 बॉल जो है वो वाइट हैं, 6 बॉल ग्रीन है, और बाकी रिमेनिंग बॉल जो है वो ब्लू। यानी कि पहले लिख लेते हैं, वाइट बॉल हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ग्रीन बॉल हैं 6, और बाकी ब्लू बॉल हमारे पास हो जाएंगे n-। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अदरवाइज 3 balls are drawn at random, one after another, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल रहे हैं उसको वापस नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है। WI GI और DI होना चाहिए। डिनोट द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन्स इन द ith ड्रॉ इज वाइट बॉल, ग्रीन बॉल या ब्लू बॉल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की W1 G2 और B3 का इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, 2/5n, और इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/9, देन n इज इक्वल टू। क्वेश्चन आप बहुत ब्रेक करके पढ़ोगे तो आसान है। पहले इसको देखते हैं, पहला बॉल वाइट होना चाहिए, अभी शुरू में टोटल बॉल्स कितने हैं, n, और जिसमें कि 3 वाइट है। दूसरा क्या होना चाहिए, ग्रीन, और तीसरा होना चाहिए आपका, अच्छा, जो बॉल हमने डाला निकाला है उसको वापस नहीं डाल रहे हैं, यानी कि प्योर आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा इस वैल्यू, कैसे, पहला वाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/n, बस टोटल हमारे पास वाइट जो है वो 3 है। दूसरा ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कितने हैं, 6 हैं, अब एक तो निकल चुका है भाई, उसको हमने वापस नहीं डाला, तो अब ग्रीन जो है वो कितने हैं, 6, और अंदर कितने पड़े हैं, n नहीं पड़े हैं, कितने पड़े हैं, n-1 पड़े हैं, n-1 हो जाएगा टोटल बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अब अगर 2 बॉल्स निकले हैं तो तीसरा जो होना चाहिए वो ब्लू आना चाहिए। अच्छा, ब्लू बॉल तो अभी एक भी नहीं निकला है, और अंदर कितने पड़े हैं भाई, अंदर पड़े हैं n-9, और 2 निकल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 2/5। दिखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट है नहीं बेटा, ये आप देखिए, एन एन गया, ये बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक, ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक, आराम से सॉल्वेबल है, और तो आप देख सकते हैं n-1 टू n- इज इक्वल टू 9, n-, ये एक क्वाड्रेटिक के पास आ रही है 3, और मुझे लग रहा है कि आसानी से हो है सॉल्व। ये आ गया +2, और ये आ गया 81, तो 481 लग रहा है कुछ टाइप का, या कुछ और है, एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये 5 वाला फैक्टर हम भाई भाई भाई, थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे, बहरहाल ये हमारा हमने डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या आ गया 45n, और यहाँ पे 81, 81 × 5, यानी कि 5 और हमारी जो यहाँ से कुछ तो n भाई आ चुका है, n आ चुका है मेरा 48n, और ये आ रहा है बच्चे 407।
ये फैक्टर आ गया आपका, थोड़े फैक्टराइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। मुझे लग रहा है तो कुछ फैक्टर्स के बन रहे हैं, ये बड़े खतरनाक फैक्टर हैं। एन यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 11 या 37। ओके, दो वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना तो एन है, लेकिन फाइनली इसने थोड़ा फंसाया, सीधे सीधे नहीं दिया। अभी तक तो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरी चीज दी हुई है इसने, दूसरी चीज दी हुई है कि थर्ड बॉल अगर हमारा ब्लू है, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट और सेकंड वाइट और ग्रीन हो चुके, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसने दे दी है 2/9। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, थर्ड बॉल ब्लू प्रोवाइडेड पहला वाइट और दूसरा ग्रीन। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग लगाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़, ये दिया हुआ है 2/9। ओके ओके, ये 2/9 दिया हुआ है हमें। अच्छा, ये चीज़ तो हमें पहले ही दी चुकी है, मैं दोबारा नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2/5n। ओके, पहला वाइट हो, वाइट बॉल कितने थे, अरे भाई 3 वाइट बॉल थे, 3/n। दूसरा ग्रीन, ग्रीन थे हमारे पास 6। यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। एन कट गया हमारा, ओके। और कुछ और काट सकते हैं, 3 और ये है 2 और 3, ये दो दो भी काट दो भाई, ठीक है। ज़्यादा ही कटने वाला काम हो गया। n-1 आ जाएगा आई थिंक 10, और इधर आ रहा है मेरा 1। n की वैल्यू यहाँ से आ रही है 11। यानी कि दूसरा वाला जो पार्ट है वो कंफर्म कर रहा है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 11 आ रही है। पहले से दोनों आ रही थी, बट यहाँ से तब पहला वाला नहीं भी करते तब भी आ जाता है, बट पहले किसको पता होता है भाई कि दूसरा वाला ही एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करो। हालांकि लेंदी नहीं है, अगर हमने कर भी लिया तो उसमें कोई परेशानी हमारी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अभी तक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन ने भी हमें निराश नहीं किया है, आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस। तो भाई थोड़ा सा तो यहाँ पे एरर कर दिया, यहाँ पे पाई है, ई नहीं है, ई रेस पर पाई एक्स है। ये एक्सप्रेशन है पूरा हमारे पास, राइट। एफ ऑफ एक्स, अच्छा कुछ ऑब्जर्व करा, पूछा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो पूछ रहा है हमसे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा एक्सप्रेशन मुझे नज़र आ रहा है ये दोनों का कॉमन है, प्लस साइन बीच में है। चलो करते हैं जल्दी से, कॉमन ले लेते हैं। ये भी हमारा बेटा कॉमन है, आएगा साइन एक्स और यहाँ से आएगा 2, तो साइन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हैं तुम्हारे कॉमन। आ गया 2024, भाई 2025 के ले आए। तो अभी तो हमारा 24 है। चलो देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में हमसे बात की गई है बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले ये तो ज़ीरो बनना नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव है। का वेग हमें कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर ज़ीरो बन भी गया तो क्या कर लेगा, वैसे ये बनेगा नहीं, इसका डी तुम्हारा नेगेटिव है। बस रह गया ये, यानी कि इसके रूट्स, के रूट्स जो होंगे वही एफ एक्स के रूट्स होंगे। हमने बना लिया इसको एक फंक्शन अलग से, बाकी से कोई मतलब नहीं है। डिग्री बहुत ज़्यादा है, डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास तरीका क्या है, तरीका डेफिनेटली सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं, कैलकुलस हमारी थोड़ी मदद कर सकता है। यस, पावर ऑड है दोनों पे, क्या मतलब, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर बन जाएगी इवन, और से हमारा काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन आ रहा है हमारा, क्या फंक्शन आ रहा है हमारा, इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट होते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, कंफर्म क्यों नहीं बोल रहा हूँ,
हो सकता है यार कि इंक्रीज भी करे और पूरा वाई एक्सिस के ऊपर ही रहे, इसका मतलब एक भी रूट इसका रियल नहीं है। बट ये इंक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा, इसका मतलब ये कट करेगा। और कट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके रूट्स कितने होंगे या सॉल्यूशन कितने होंगे, वो एक ही होगा। तो इसका आंसर डेफिनेटली है वन सॉल्यूशन। ठीक है। ये अगेन अगेन बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन करने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, अगला प्रॉब्लम आ गया, अच्छा वेक्टर, वेक्टर आ गया। देख लीजिए P दिया हुआ है एक वेक्टर 2i+j+3k q, एक और वेक्टर है। इफ फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव this vector equal to alpha times this, beta times this and gamma times this, then the value of gamma is equal to, okay, में तो भाई लग रहा है खतरनाक, अल्फा नहीं पता है तुम्हें, बीटा नहीं पता है, गामा नहीं पता है, सर निकालना तो गामा ही है। गामा निकालना है, एक तरीका हो सकता है सीधा सीधा कि हम तीन इक्वेशन बना लें, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, और फिर आई जे और के कंपोनेंट को इक्वेट कर दें। लेकिन भाई कुछ बेटर नहीं हो सकता, अब मज़ा नहीं आएगा इसमें। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको करने के पहले कुछ ट्राई करते हैं। पी वाले टर्म्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, पी के साथ आ रहा है हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 के साथ आ रहा है हमारे पास बेटा अल्फ़ा -2 बीटा, के गामा के साथ तो डेफ, अब मुझे चाहिए तो गामा, चाहिए तो गामा, क्या अल्फा और बीटा निकालना जरूरी है? क्या करें, ते हैं, हाँ, मिल गया हमारे पास हमारा अस्त्र। वो क्या है, वो ऐसा टर्म जो इसको और इसको हटा देगा, जीरो बना देगा। क्यू किसके प्रोडक्ट से जीरो बनेगा, आपको मालूम है, वेक्टर सॉल्विंग इक्वेशन मालूम है, अगर आप वेक्टर सॉल्विंग करते हैं किसी भी वेक्टर से डॉट क्रॉस कर सकते हैं, अगर वेक्टर इक्वेशन है डॉट भी अलाउड होगा, क्रॉस भी अलाउड होगा। बस ये होना चाहिए पता कि क्या ये फायदेमंद है या नहीं है। तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो पी रखा है, अगर इसका पी क्रॉस क्यू के साथ हो जाए डॉट, इसका भी हो जाएगा इसके साथ डॉट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये दोनों चले जाएंगे, तब ये दोनों टर्म जीरो। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं P क्रॉस Q से करने वाला हूं दोनों तरफ डॉट। चलो ये बना जीरो, ये बना जीरो, यहाँ पे कुछ बनेगा मेरा ये तो मुझे चिंता नहीं है, बिकॉज P पता है Q पता है। ये एक वेक्टर मान लो, ये वेक्टर मान लो भाई R वेक्टर है हमारा, तो R डॉट P क्रॉस Q, बस हो गया काम। आपको आपको R पता है, आपको P पता है, आपको Q पता है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा ऊपर, आर के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं 15 2 6, और पी के कंपोनेंट आ गए 2 1 3, और ये आ गया 1 -1 और 1। ये आपका आ गया बेटा न्यूमर, अच्छा ये गामा है भैया, ये मैंने आर लिया है, ये आर वेक्टर इसको लिया है, कंफ्यूज। गामा आ जाएगा दिस अपॉन इसका, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे इसके सीधे डिटर्मिनेंट बनाइए, कंपोनेंट लिखिए बच्चे, और इसका करना है आपको स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन फटाक से आपका उड़ जाएगा बिल्कुल फटाफट। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, जाने की पूरी कोशिश थी बट हम यहाँ से बच निकले हैं। ख्याल से इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो रफली 2 के आसपास आती है, आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 है। आप थोड़ा सा कैलकुलेट, वेक्टर है, आसान है, ठीक है, थोड़ा सा देखना था, नॉर्मल अप्रोच से भी आप कर सकते थे बट
नॉलेज काम आनी चाहिए ना, जो पढ़ा है हमने वो चीज़। तब अगर लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और ख़ासकर पहली बार देखने को मिल रहा है कि अभी तक मैथ्स के पेपर में उतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं हैं, इतने नॉर्मली हम लोग देखते हैं एडवांस में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर एक हमारा पैराबोला, भाई पैराबोला के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरा प्रॉब्लम है पैराबोला के ऊपर। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या बोला। एक्चुअली तीसरा है, बिकॉज एरिया का भी क्वेश्चन पैराबोला से ही रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ नॉर्मल विद द स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, माइनस अल्फा टू द पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ओके ओके, जीरो ग्रेटर देन जीरो, भाई यहाँ पे ए होना चाहिए, ए ग्रेटर देन। लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, चलो पहले ना बनाते चलते हैं, तो दिया हुआ है वो करते चलते। पैराबोला हमें ये दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी कि पैराबोला मेरा हो गया ये। ठीक है, एक पॉइंट है, और पॉइंट है हमारे पास 0, माइनस अल्फा। 0, माइनस अल्फा हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हमने रख दिया यहाँ पे 0 माइनस अल्फा, और कह रहा है कि लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़, और जो मीट कर रही है पैराबोला पे ए और बी पे, सही है। ठीक है, लेट आर डिनोट्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम and S denote the square of the length of the line segment PQ. तो R is to S का रेशियो दिया है 1:16, देन द वैल्यू ऑफ 24 अल्फा इज इक्वल टू। सर नॉर्मल के बारे में कुछ कह रहा था ये, नॉर्मल विद द स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पैराबोला। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है जो कि इस पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, ये थोड़ा सा काम की चीज़ है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड पैराबोला का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला नहीं है। पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन वैसे डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हो, बट अगर डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट है, पे नॉर्मल जो हो जाएगी ये बेटा ठीक है, का स्लोप जो है m, मैंने स्लोप फॉर्म में इसलिए दिया है क्योंकि m मुझे दिया हुआ है। m अगर दिया हो तो मेरा काम जो है वो आसान होने वाला है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ हो रही है 0, माइनस अल्फा, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा माइनस अल्फा, ये हो गया 0, सेटिस्फाई करेगा। क्या आ गया 2a। अच्छा, m की वैल्यू है बेटा 1/√6, तो 1/√6 है तो ये 6a हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा जो हो गया बेटा 8a के बराबर आ गया। कुछ बिकॉज दो चीज़ें नहीं मालूम है पूरे प्रॉब्लम में, आप देखिए ए और आपका अल्फा। ठीक है, हमें कह रहा है कि ये लेंथ है, लेंथ एक तो आपकी एस है, एस क्या है, ये लेंथ आपको निकालनी है। ये पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं। ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन आपकी हो गई वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा, जो कि इस पैराबोला पे मीट कर रही है ए और बी पे। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर हम माइनस अल्फा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4a अल्फा। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा जो है वो 8a के बराबर है, यानी कि a को अगर रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा अल्फा² 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +- अल्फा/√2। ये पॉइंट आपके आ गए। क्या ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास अभी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी हमारे पास बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये आ रही है इतनी, तो हमें मिल गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर है एस, का स्क्वायर हो गया मेरा अल्फा स्क्वायर आर एस, तो ये हो गया आर क्या है भाई, आर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया मेरा कितना, लेंथ ऑफ 4। ये दिया हुआ 1:16, ध्यान दीजिए
यहाँ से अच्छा हमारे पास अल्फा और ए में ये रिलेशन भी तो काम का है, अल्फा इज इक्वल टू 8 है जो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से इसको यूज करते हैं, ये आ जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर, काट देते हैं, ठीक है। 2a/अल्फा स्क्वायर हो गया बेटा 6 4a स्क्वायर, और ये आ गया 1/6, ये आ जाएगा बेटा 4, ए मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गया 1/2, तो ए आ गया 1/2। थोड़ा चेक करते चलिए हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा है 24 ए की वैल्यू, तो 24 ए आ जाएगा मेरा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। का करेक्ट आंसर जो है वो 12 है। क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक से पढ़ लिया, कलेक्ट कर लिए सारे टर्म्स, ब्रेक करके पढ़ा, डेफिनेटली ये आपका ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, ओ ये क्या हो गया, ठीक है, आई थिंक विजिबल होगी प्रॉब्लम। ये कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जिसको हमने मतलब जिसका शायद हम इंतजार ही कर रहे थे कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो आया नहीं, भाई इसको तो पढ़ने में भी डर लग रहा है। लेट द फंक्शन एफ 1 to ∞, ये है 1 to ∞ बार बी डिफाइंड इन दिस वे, यानी कि -1 raised to the power n+1 2, और ये है एफ ऑफ 2n-1, यहाँ पे एफ ऑफ 2n+1 था, एफ ऑफ टी है। टी अगर एक ऑड है तो इसकी वैल्यू इतनी है, और टी अगर ये एक ऑड है ये दूसरा ऑड है, दो ऑड नंबर्स के बीच में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू इतनी, ठीक है। अब कह रहा है जी ऑफ एक्स है 1 to x, ये x है 1 to x एफ टी डी टी, जहाँ पे x जा रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, देन है बड़ा मतलब आप परेशान करने वाला है। लेट ए डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू जी, तब से भाई पहले ये निकालना पड़ेगा, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे 1 to 8, और फिर जी एक्स निकालने के बाद ये लिमिट निकालनी है, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल, मतलब इसको बाद में पढ़ते हैं। जी एक्स है एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन 1 to x। अब आते हैं एफ टी पे, एफ टी ऐसा कुछ दिया गया है बहुत गंदा सा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे इसको करना है, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे टी जो है ना दो ऑड के वेरिएबल्स के बीच में चल रहा है। सबसे पहले जी एक्स जा रहा है 1 to x, देखते हैं जरा क्या ये होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टी जब ऑड है 2n-1 है, तो ये है -1 raised to the power n+1 × 2, इसकी वैल्यू तो दिया ही हुआ है, ये ऑड है ना भाई, ये ऑड है तो यही वैल्यू क्यों नहीं रख दी इसने, रख देता तो आसानी हो जाती। चलो हम करके देख लेते हैं। एफ ऑफ टी हमारा हो जाएगा बेटा 2n+1 - t/2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये वैल्यू, यानी कि -1 raised to the power n+। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है हमसे, आगे बोल रहा है एफ ऑफ 2n+1, 2n-1 पे ही ऐसा है, तो 2n+1 पे क्या होगा, +1 के लिए, भाई हैं तो सारे ऑड नंबर्स, बस आपको क्या करना पड़ेगा, n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 2n+1, और ये हमारा आ जाएगा बेटा क्या, -1 raised to the power n+। भाई फंक्शन तो हमारा डिफाइंड हो गया है, क्या गंदा सा है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, बस करना ही पड़ेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसको कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, टू भी कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला टू, हालांकि ये तो कट ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा। मुझे लग रहा है एफ ऑफ टी आपका डिफाइंड हो चुका है, एफ ऑफ टी तुम्हारा आ रहा है 2 ट्वाइस ऑफ -1 raised to the power n+1, और ये आ जाएगा 2n-, ये मुझे लग रहा है बिकॉज टी और टी यहाँ पे यहाँ से माइनस आएगा बच्चे,
और ट्वाइस आ जाएगा, तो ये तुम्हारा फंक्शन। फंक्शन को डिफाइंड करना ही सबसे बड़ी बात है। मतलब ये वाकई में अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस देखे हैं मैथ्स के, वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट में ही आएगा। टॉप 1 2 3 में ही आएगा ये क्वेश्चन तो आपने देखा है। कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी सी, और डराने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपरली डराने वाला पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो एफ ऑफ टी मेरा ये आ गया है। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई। अभी जी एक्स जो है 1 to x है, 1 to x है, जहाँ पे x 1 to ∞ जा रहा है। कह रहा है अल्फा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 1 to 8। मतलब हमें 1 to 8 तक जाना है और हमें बताने हैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो भाई एफ एक्स को लेके चलते हैं। एफ एक्स हमारा आ गया है, सॉरी एफ टी हमारा आ गया है 2 - 1 और एन 1 - और हमारा जी एक्स जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए। जी एक्स था 1 to x एफ टी डी। अब जरा ध्यान से इसको आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ये दो ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस, प्लीज ध्यान रखिए। दो ऑड नंबर्स के बीच में ऐसे चल रहा है, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x को एक ऑड नंबर आपको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। जैसे पहला ऑड नंबर हम देखते हैं। अगर ये x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू मेरी जा रही है अगर 1 से लेकर x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में, राइट। 1 से हम आगे बढ़े हैं, 1 से 3 के बीच में, तो आप देख सकते हैं x क्या होगा। x होगा 1 to x, ठीक है। और एफ टी डी टी, अच्छा यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, आपको n को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। n क्या होगा, इसके लिए n क्या होगा ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। n की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप देखिए t, n को अगर आप 1 डालोगे तो ये जाएगा 1 से लेकर 3 तक, और आप 1 से 3 तक ही आपको चाहिए वैल्यू। तो n को डालना पड़ेगा 1, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा इतना। दिस द फर्स्ट। अगेन ये जो जी एक्स है अभी डिफाइन नहीं हुआ है, आगे देखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 8 तक जा रही है। अभी आप 1 से 3 तक ही भागे हो। अब अगर हम n की वैल्यू 2 कर दें, n की वैल्यू 2 कर दें, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 3 से लेकर 5 तक। अब अगर x की वैल्यू 3 से लेकर 5 तक जाती है, तो n को रखना पड़ेगा 2, और n को यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये डिफाइंड होगा, तो n को 2 रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ और। अब x तो चला गया 3 to 5, पहले इसको 1 to 3 तो जाने दीजिए, 1 to 3 तो ये इतना ही बनेगा। 1 to 3, x की वैल्यू 1 to 3 जा रही है, तो फंक्शन ये है। इस तरह से पहले तो यही लिखना पड़ेगा, और फिर 3 to x जाना पड़ेगा। x जा रहा है, x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, x जा रहा है 3 से लेकर 5 के बीच में। तो यहाँ से, अच्छा ये आएगा कैसे, यहाँ से आएगा जब आप n को क्या पुट करेंगे, जब x 3 to 5 है, यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा, n को पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 - t। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा ट्वाइस, आई थिंक t-, ये आ गया आपका t-4। तो इस तरह से ये 3 to 5 के बीच में, बहुत टाइम टेकिंग है बिल्कुल। अगला आपको जाना पड़ेगा, जब आप n को पुट करोगे 3, n को 3 पुट करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 5 to 7। n को 3 पुट करेंगे तो ये जाएगा बच्चे 5 to 7, और यहाँ से एक्सप्रेशन अब फिर पहले वाले दोनों, बिकॉज आप सीधे जंप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नहीं इसको पूरे एक्सप्रेशन को सीधे यहाँ पे एन को 3 पुट करके यहाँ नहीं पुट कर सकते, बिकॉज ये फंक्शन जो है ये हर इंटीजर, हर दो ऑड नंबर्स के बीच में अलग तरीके से डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। 1 to 3 अलग है, 3 to 5 अलग है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो 1 to 3 तो मैं यही लिखूंगा बेटा, ठीक है। फिर मैं 3 to 5, 3 to 5 कौन सा लिखूंगा, ये वाला। ये आ गया मेरा 3 to 5 बेटा। तो है ये आ गया 5 to
और अब जो फाइनल आएगा बेटा 5 to x, ठीक है। अब 5 to 7 कब आया था, जब हमने n को क्या पुट किया था 3, तो यहाँ पे n को 3 पुट करेंगे, ये प्लस आ जाएगा ट्वाइस, और ये आ जाएगा बेटा 6t/dt। ये आ गया आपका इतना। अब एक फाइनल बच गया है, फाइनल क्या रह गया है बेटा, फाइनल रह गया है जब आप x को पुट करेंगे 4, ये जाएगा 9 तक, ये जाएगा 7 से लेकर 9 तक, हमें जाना है 8 तक, हमें सिर्फ 8 तक ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अब जाना है 7 से लेकर बेटा 8 तक। अब हम इनको तो रखेंगे ही, ये तो हमारे पास आएगा ही। हर दो ऑड इंटीजर्स के बीच में फंक्शन अलग, यहाँ पे आप 7 तक ले जाइए इसको, ये एक्सप्रेशन को, और फिर आप ले जाइए बच्चे 7 से लेकर x तक, ठीक है। और फिर अब आप इसके लिए n को 4 डाल रहे हैं, तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 - t, यानी कि ट्वाइस t माइनस, ये आ गया। और x जा रहा है बेटा कहाँ से, 7 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। इजी है भाई, अब इसके बाद कितना इंटीग्रेशन करवाएगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आपके सामने कुछ देगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वैल्यू भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, फैक्टर्स आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेफिनेटली एक हम करके आपको दिखाते हैं, तो ये आ जाएगा 4t - t² ठीक है 1 to x। ये बच्चे आ गया हमारे पास 4x - x², और ये 1 रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस, ये बच्चे आ गया x² - x, ये बन गया बेटा तुम्हारे दो, इसके जब x जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको इंटीग्रेट करके यहाँ के फैक्टर निकालना, ये आपको देगा, आई थिंक कैलकुलेट करना पड़ेगा, गॉट इट। नेक्स्ट वाला फिर आपको देगा, सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ही बनेंगे, ये आपको नेक्स्ट देगा, और इसके बाद वाला फिर आपको देगा। कुल मिला के हमारा जो फंक्शन बन चुका है अब dx, वो बन गया है n axis lying between t, this, n axis lying between 5, does this, axis lying between 5 to 7, and it is finally this, an axis lying between 7 to, ठीक है। अब चलते हैं वापस, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था भाई, इतना करते करते हम क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि dx निकालने के बाद g(x = 0) इस इंटरवल में जितने सॉल्यूशन देता है उसको हम अल्फा नाम देंगे, और फिर लिमिट, अच्छा x टेंडिंग टू 1 प्लस है, यानी कि 1 के जस्ट बाद इसकी लिमिट से हमें मिलेगा बीटा। देखते हैं, करते हैं इसको, हैव हियर ये चीज़ के सॉल्यूशन की बात करें 1 to 8 में, ये 0 बनेगा, ये 0 डेफिनेटली बनेगा, 3 बनेगा, ये बनेगा 5 पे, 5 3 पे, 7 पे, 3 5 7, 3 सॉल्यूशन आपके। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3। बीटा निकालना है, बीटा क्या था हमारे पास, बीटा था बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इट वाज gx/x - 1, dx 1 प्लस, यानी कि 1 के बाद तो फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइंड है, 1 के बाद हम क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो
क्या आ गया, लिमिट एक्स प्लस, ठीक है। ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ पे डालेंगे 1, आ जाएगा 2, क्या की वैल्यू आ गई बच्चे। और हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा विच इज़ अगेन एक, तो सबसे सबसे हम बोलेंगे कि बिल्कुल एक वेटेज वाला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन पूरी तरह से परेशान कर सकता है। मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम परसेंटेज किया होगा, ने किया होगा, उसको बहुत बहुत शाबाशी, ठीक है। डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रैक, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसको क्रैक नहीं किया जा सकता, बट टाइम टेकिंग है, ऐसे क्वेश्चन से बचना होता है शुरुआत में खासकर, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर सकते, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए पढ़िए आराम से। एक सेट एस है जिसमें एलिमेंट है 1 to 6 एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस, रिलेशन आ गया आर फ्रॉम एस टू एस के डेट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आर के अंदर हैं 6 एलिमेंट, आर जो रिलेशन है उसके अंदर 6 एलिमेंट है। अच्छा, रिलेशन आपको पता है कि एस टू एस में अब एस क्रॉस एस के जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन, पेयर्स बनेंगे 36, 6 into 6 36 बनेंगे। उन पेयर से जो रिलेशन सबसेट होते हैं पेयर्स के जितने सबसेट होंगे सारे रिलेशंस आते हैं। अब आर कह रहा है आर हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट, कंडीशंस दिए हैं। तो एक्स क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल रिलेशंस, यही एलिमेंट होंगे, और हर एक पेयर में जो रिलेशन में जितने पेयर्स होंगे उनका डिफरेंस जो है वो 2 से बड़ा या बराबर होगा। उसके बाद इसने डिफाइन किया गया वाई क्या है, वाई एक ऐसा रिलेशन है जो कि एक्स से ही आ रहा है, ठीक। वाई जो है एक ऐसा रिलेशन है जो एक्स से ही आ रहा है। द रेंज ऑफ आर इज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब वाई के अंदर वो रिलेशंस आ रहे हैं जो कि एक्स के को बिलोंग करते हैं, और जिसमें कि सिर्फ रेंज में एक ही एलिमेंट है। जेड डिफाइन किया गया है, वो भी एक्स से आ रहा है, और वो एक फंक्शन होगा एस टू इन नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, एक्स सेट में अगर एम एक्स बी, ओके, में इतने एलिमेंट हैं तो एम की वैल्यू क्या है। पता है कि वाई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और जेड में है स्क्वायर हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन अ सेंस कि काफ़ी कंडीशन हैं, बहुत छोटा छोटा इसको ब्रेक करके हम लोग करते हैं, ज़्यादा दिक्कत। सबसे पहले एक्स पे ध्यान देते हैं, एक्स को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। दो कंडीशंस हैं, डिफरेंस जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, और डिफरेंस 2 से बड़े के लिए कितने पेयर्स आएंगे, पहले 1 से कैलकुलेट करते हैं। 1 3 आएगा बेटा, 1 4, 1 5, 1 6 आएगा, 1 के साथ ये बन गए, और तो कोई नहीं आएगा। 2 के साथ देखते हैं, साथ आएगा 2 5 के साथ। अच्छा, इसके उल्टे भी आएंगे, मतलब 2 4 आया, 4 2 भी आ जाएगा, वो भी हम लिख लेंगे। तो अच्छा, इसका उल्टा वाला यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, डिफरेंस 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। 3 के साथ क्या आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 1 आएगा, पीछे 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, और 3 6 आएगा। 4 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, 4 2 भी आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 4 6 आएगा। 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ आएगा बेटा 1 आएगा, आएगा, क्या आ जाएगा, और 4 5 6
साथ आएगा बेटा 1। ये सारे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। अब आर एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए, तब इसमें सही होने चाहिए। कोई भी 6 एलिमेंट चूज कर लीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, 20 में से 6 एलिमेंट अगर हम चूज करेंगे, आपके बनेंगे एक्स। ठीक है। यानी कि एक्स के अंदर, मतलब एक्स जो हमारे सेट ऑफ रिलेशन का कंडीशन ये है कि डिफरेंस 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और उसके अंदर ऐसे 6 पेयर होने चाहिए, वो बनेंगे 26। का पहला पार्ट हम लोग वाले हैं। पहला पार्ट क्या है बच्चों? का पहला पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, हमारा आ रहा है 26 इक्वल टू एम सी 6, तो एम की वैल्यू क्या होगी? आई थिंक दे पार्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है आना, बट ये है कि थोड़ा ट्रिकी है पढ़ने में। उसमें सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वाई जो है वो आर का ही क्या है, आर से ही बना है, सब इसी से ही बना है। ठीक है। अब कह रहा है द रेंज ऑफ आर एज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, वो भी एक्स से ही बना है। अब एक्स में कितने हैं तुम्हारे पास? 6 ही एलिमेंट है, इनमें से कोई 6, इनमें से कोई 6 हैं, वही है। ठीक है। तो एक्स में 6 एलिमेंट है आर। अब कह रहा है आर एज एग्जैक्टली 1, रेंज में 1 ही मतलब कितने? 6 एलिमेंट हो। अब बताओ, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो। अब एक ही एलिमेंट होना चाहिए रेंज में भाई, एक ही एलिमेंट रेंज, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। रेंज में सिर्फ 1 हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 3 हो, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है एक, यहाँ पे और कहाँ पे आ रहा है 1? 4 बार आ रहा है 1, के अलावा नहीं आ रहा। 2 को देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 भी हमारे पास 1 2 3 बार आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 3 देख लो, 1 2 और 3 बार आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसा पेयर मतलब आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है, जिसमें आप ये बोल सको इनमें से कि जिसमें, बस कंडीशन तो ये बनी रहेगी, डिफरेंस तो 2 ही चाहिए। इसी में से ही सेलेक्ट करना है आपको, इसी में से ही ढूंढना है। ठीक है। तो आप देख लीजिए कि रेंज जो है वो एक ही हो, एक ही एलिमेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 6 होने चाहिए। 6 पेयर तो नहीं मिल रहे हैं, के भी हमें 4 मिल रहे हैं, रेंज सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 2 के हमें 3 ही मिल रहे हैं, 3 के भी हमें 3 मिल रहे हैं। 4 के कितने मिल रहे हैं? 1 2 3, वो भी 3 मिल रहे हैं। 5 के कितने मिल रहे हैं? 1 2 3, ये भी 3 मिल रहे हैं। और 6 क्लास बच गए, 1 2 4, ये 4 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब वाई तो भाई बन नहीं सकता, एक ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है। एक ऐसा आपको रिलेशन नहीं बन सकता में 6 एलिमेंट हो और रेंज जो हो वो सिर्फ एक ही हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई तो मुझे लगता है क्या होगा, बिकॉज लास्ट वाले पार्ट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई निकालने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड निकाल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड का आपको सम निकालना है। ठीक है। अब जरा जेड पे फोकस करते हैं। ये कह रहा है इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, मतलब ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 6 ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ये कंडीशन तो बिल्कुल बनी हुई है, इसको तो आप नहीं झुठला सकते। अब क्या होगा बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए देखिए, 1 से जो मैपिंग हो रही है वो 4 एलिमेंट की हो, आपको तो एक ही चाहिए। 1 3 से होगा, 1 से आउटपुट 3 आएगा, या 4 से 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। 1 से जो आउटपुट आएगा वो इन चारों में से एक ही आएगा। 2 से आउटपुट इन तीनों में से एक, 3 4 5, यानी कि जो 6 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, इसमें से एक करना है, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक। से 2 ले लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा।
बिकॉज 1 का आउटपुट 3 भी हो, 1 का आउटपुट 4 भी हो, तो फंक्शन की कंडीशन नहीं है। में से मुझे लेना पड़ेगा सिर्फ एक में से, किसमें से, किसमें से, किसमें से, किसमें से। समझ में आ रहा है? आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4C1, C1, 3C1, 3C1 एंड 4C1, ये एलिमेंट मिल गए, आपने सेलेक्ट कर लिए। 1 का एक ही आउटपुट, 2 का एक ही आउटपुट, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये आ गया बेटा 4 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ये है तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड। देखें लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई तो 0 है, जेड में था 4 स्क्वायर 3, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक तुम्हारा कितना, एक मिनट, एक हो गया गलती, गलत हो गया है। 4C1, 3C1, 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 3C1 4 बार आएगा भाई। एक 3 और आएगा हमारे पास यहाँ पे, एक और आएगा बेटा। थोड़ा सा ध्यान, आ, और 3 आएगा, 3 4 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आएगी 4 इंटू दैट इज 9, दैट इज टेस्टिंग। रिलेशन आ गया है सब। ठीक ठाक क्वेश्चन, नॉट अ बैड वन, इट्स अ डिफरेंट है क्वेश्चन। आज तक आईटी ने ऐसा नहीं पूछा। फंक्शन बेसिक पे हिट कर दिया है इसने, फंक्शन किसे कहते हैं। चलिए भाई, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है, पैराग्राफ 2 इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। एक फंक्शन है 0 to π/2 to 1, फंक्शन इज डिफाइंड साइन स्क्वायर एक्स है, जी एक्स जो है 0 to और जी एक्स इस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं बस ये प्रॉब्लम्स। आ ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। दिस इज ट्वाइस एफ एक्स इंटू जी एक्स 0 to π/2, एंड दिस इज अगेन 0 π/2। ओके, देखते हैं पहले एफ एक्स क्या दिया हुआ था हमें। एफ एक्स दिया हुआ है बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स हमें दिया हुआ था √π(x/2). ठीक है, तो देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा लग रहा है कि आप इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेटली हम करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, तो मान लेते हैं भाई, बात समझ में आई, बोल आ गई। ठीक है, ये हो गया मेरा आई, तो आई हो गया ये, और ये मुझे दिया हुआ है 0 to π/2, बाईस एक्स ये है बेटा, ये एक्स है मेरा एक्स π/2, है ना। ठीक, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं, एक बड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी, इसी को हिट करते हैं। अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 - x, ये बन जाएगा साइन से कॉस। और मज़े की बात है कि ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा π/2 - x, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो लगाते हैं, क्या प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, a to b f(x) dx इक्वल टू द इंटीग्रल विल रिमेन अनचेंज। अगर आप x की जगह लगा देते हैं, जब आप इसको लगाएंगे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बनेगा π/2 - x, और ये बन जाएगा x, ये बन गया कुछ ऐसा। आप देख सकते हो, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये चीज़ हमारी चेंज नहीं हुई है, ये चेंज हुआ है। ऐड करोगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 बन गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया तुम्हारा जी एक्स, हमारा बन गया जी एक्स, ये बच गया बेटा प्राइस ऑफ 0 π/2, दैट इज। अब देख सकते हैं, ये आपका आ गया जी एक्स, जी एक्स क्या था, जी एक्स, अच्छा आई प्लस आई ऐड किया था, एक गलती हो गई।
तो आपने ऐड किया तो यहाँ पे 2i आ गया और ये 2 आपका कट जाएगा, ये बन गया जी। ये चीज़ इंटीग्रल ऑफ इसके बराबर हो गई तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस आपका आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ये बहुत काम की है, बार बार हम लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा बार आपने लगाया होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो डेफिनेटली अपियर होने वाले हैं इस प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि आप पार्ट रहता है भाई, हमारे पास है इसका इंटीग्रल वापस से जिसको हमने आई माना था। ठीक है, आई हमने माना था इसको प्राइस ऑफ दिस, बेटा हमने आई माना था, जो कि क्या बन गया था? ये बन गया था बेटा 0 पाई/2। भाई इसको तो हम इंटीग्रेट करने से रहे बिकॉज इसके प्रोडक्ट में साइन भी है और एक इरेशनल फंक्शन को मैं नहीं करने जा रहा, ये इंटीग्रेबल नहीं हो। तो हमने कन्वर्ट कर दिया था ये, हम सीधे तौर पे इसको इंटीग्रेट करने के बारे में। और ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है और मुझे लग रहा है कि ये आसानी से हमारी हो सकती है। करते हैं बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बना सकते। अब ये बन जाएगा मेरा एक्स माइनस का होल स्क्वायर बेटा, यहाँ पे आएगा पाई/स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग एक्स माइनस पाई/4 एक्स हो जाएगा डी टी बेटा, और जीरो पे ये हो जाएगा -पाई/4 पाई/4 ये आएगा डी टी। है, ये तो अपना आदमी है, स्टैंडर्ड है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा एक और बात देखिए, ये इवन फंक्शन है तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to a², ये भी लिख सकते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? ये निकालना है इसका, इस फैक्टर को हम लोग बाद में देख लेंगे। ये मेरा आ गया, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रल प्लीज यहाँ पे ध्यान, क्या आता है? t(x/2) आता है रूट के अंदर बेटा, यही यहाँ पे आता है मेरे पास a²। तो a ये है पाई² बाई 6/2। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा मेरे पास 9 बाई, ये आ जाएगा। लिमिट आपको लगानी है 0। ठीक है, तो ज़रा कैलकुलेट करिए, देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है। ये बहुत आसानी से आपको दे देगा वैल्यू। आपको जब आप लिमिट रखोगे पाई/4 और ये ज़ीरो पे, तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा। पाई/4 यहाँ पे रख के देखिए, आपका ज़ीरो बनेगा। ये आपके पास पाई है, पाई/4 अगर आप रखोगे, ये बच्चे आ जाएगा 1/2, ये देगा 1/2 पे पाई/6। वॉट ये आएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास आई की। आप देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 8/पाई³ बिकॉज हमने ट्वाइस ऑफ दिस देखा। क्या आ रहा है बेटा? पाई³ बाई 30 इज 1/4। 1/, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला प्रॉब्लम है। 1/4 पे वैल्यू आ रही है मेरी 0.5। राइट, आई होप ये सारा काम थोड़ा सा मुश्किल था, बट मुश्किल इन अ सेंस कि आप इसमें वैल्यू में फंस सकते थे। वैल्यू थोड़ी सब ऐसी है, कई बार होता है कि नॉन इंटीग्रेबल कैसे आ गया, बट प्रॉपर्टी से आप देख सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात देखें तो सेकंड पेपर वो डेफिनेटली ट्रिकी वन, थोड़ा ट्रिकियर साइड था। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली डुएबल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, पढ़ाना नहीं है चीज़ों से। जो लोग डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं और जो लोग दे चुके हैं पेपर, मुझे उम्मीद है कि मैथ्स का स्कोरिंग इस बार आपका बहुत 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 अच्छा रहा होगा।
आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे और बाकी सब्जेक्ट में भी आपने अच्छा किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि आप सब आईआईटी में अपनी जगह बनाएंगे और बहुत अच्छा फ्यूचर लेके जाएंगे अपना आगे। तो वी हैव completed the entire part, entire paper. So all the best to everyone.